हेलो एंड बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान, स्वागत है आप सबका। आज हम एक इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे जिसे प्रोटीन कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर, केमिकल कॉम्पोजिशन, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ और प्रॉपर्टीज़ को हम अलग अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में हम इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स और इसके कॉम्पोजिशन को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियोस में इसके स्ट्रक्चरल लेवल, प्रॉपर्टीज़ और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है और दे आर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड और बायोमॉलिक्यूल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीवधारियों में जो या लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा प्रोटीन की होती है। अगर आपसे कहा जाए कि किस पदार्थ से हमारा शरीर सबसे ज़्यादा मिलकर बना है तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर बात करेंगे तो वाटर वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा कंपोनेंट है, लेकिन वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मोस्ट अबंडेंट जो कंपाउंड है वो प्रोटीन है। कितना होता है हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो आप कंपैरिजन से उसको समझने की कोशिश कीजिए। हमारी मसल्स जो हैं उनमें 20% प्रोटीन होता है। जो प्लांट्स हैं उनमें पल्सेस, दालें जो हैं, लेग्यूमिनोसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनमें लगभग 20% प्रोटीन होता है। जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है किसी भी प्लांट सोर्स में, आप याद रखिएगा उसका नाम सोयाबीन सीड्स जो हैं, जिनको हम वेजिटेबल के रूप में, सब्ज़ी के रूप में अक्सर इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर लगभग 42% उनके अंदर प्रोटीन होता है और वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन देने वाली हमारे लिए प्लांट सोर्स हैं। इसके अलावा कुछ एल्गी में इनका परसेंटेज जो है प्रोटीन्स का वो और भी ज़्यादा होता है, लेकिन जो ईडिबल कंपाउंड, ईडिबल मटेरियल हैं, खाने योग्य पदार्थ हैं, उनमें सोयाबीन जो है वो रिचेस्ट सोर्स है प्रोटीन का। तो ये हमारे लिए मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या बायोमॉलिक्यूल्स हैं। और थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। आपके लिए कई सारे इम्पॉर्टेंट MCQs के पॉइंट हैं, याद रखिएगा उनको। वर्ड प्रोटीन जो है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक शब्द से हुई है। इसकी जो ओरिजिन है वो ग्रीक लैंग्वेज के एक वर्ड से है, प्रोटियोज। और प्रोटियोज का मतलब होता है फर्स्ट रैंक या फर्स्ट रैंक होल्डर या प्राइमरी। तो ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में पहले रैंक पर हैं, फर्स्ट रैंक पर हैं या प्राइमरी मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे शरीर की संरचना बनाते हैं। तो ग्रीक शब्द जो प्रोटियोज, जिससे मिलकर ये शब्द प्रोटीन बना है, जैकब बर्जीलियस को क्रेडिट दिया जाता है शब्द प्रोटीन प्रस्तुत करने का या टर्म प्रोटीन देने का। लेकिन जे मोल्डर, जॉनसन मोल्डर पूरा नाम था उनका, उन्होंने पहली बार प्रोटीन्स को डिस्क्राइब किया और माना जाता है कि शब्द प्रोटीन पहली बार इस्तेमाल भी उन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया, लेकिन शब्द प्रोटीन देने का क्रेडिट जो है वो नॉर्मली बर्जीलियस को जाता है। केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करते हैं जो प्रोटीन्स हैं, और अपने केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पर ये नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजन युक्त ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और जो उनका सिंपलेस्ट केमिकल कॉम्पोजिशन है, साधारण उनका जो रासायनिक संगठन है, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मे बी सल्फर उनके अंदर पाया जाता है। तो मेन जो कंपोनेंट है उनका वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। और कभी कभी कुछ प्रोटीन्स में सल्फर पाया जा सकता है और कभी कभी फॉस्फोरस भी होता है, लेकिन वो रेयर केस में है। अगर आप ओवरऑल कॉम्पोजिशन देखें तो लगभग 90% से ज़्यादा या बल्कि 98 और 99% तक, अप टू 99% जो है वो हर प्रोटीन कार्बन और ऑक्सीजन का बना होता है। और जो उनकी परसेंटेज है उसका रेशियो जो है वो डिफ़र है। प्लांट प्रोटीन्स जो हैं, पौधों से प्राप्त प्रोटीन जो हैं, उनमें अक्सर
54% कार्बन होता है और 36% उन प्रोटीन्स में ऑक्सीजन होती है। इसी तरह से जो एनिमल ओरिजिन के प्रोटीन हैं, जंतुओं से जो प्रोटीन हमें प्राप्त होते हैं, उनमें 21% तक कार्बन होता है और 68% तक ऑक्सीजन होता है। मुश्किल से 1% जो हिस्सा बचता है केमिकल कंपोनेंट का या केमिकल कॉम्पोजिशन का प्रोटीन्स के, उनमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर और अगर फॉस्फोरस पाया जाता है तो ये सब उसी 1% में शामिल हैं। तो मुख्य घटक इनके कार्बन और ऑक्सीजन है, लेकिन नाइट्रोजन भी इनका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। जो प्रोटीन्स हैं ये बायोमॉलिक्यूल हैं, बहुत हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले, बड़े साइज़ वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और ये एक प्रकार के पॉलीमर हैं, बहुलक हैं। और पॉलीमर वो कंपाउंड कहलाते हैं जो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनते हैं। और प्रोटीन को बनाने वाली जो इकाइयां हैं, जो उनकी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, या रासायनिक भाषा में कहें तो जो उनके मोनोमर्स हैं, वो मोनोमर्स हैं अमीनो एसिड्स, अमीनो अम्ल। तो याद रखिएगा कि जो अमीनो एसिड्स हैं वो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं या प्रोटीन के मोनोमर्स हैं जिनसे मिलकर प्रोटीन्स बने होते हैं। और जो अमीनो एसिड्स हैं, जब ये आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखलाएं बनाते हैं जिनमें ये पेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा आपस में जुड़ते हैं, तो वो श्रृंखलाएं कहलाती हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स। और ऐसी ही एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर प्रोटीन्स बने होते हैं। अगर हम एंजाइम की सहायता से किसी प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करें, किसी एसिड की सहायता से या किसी एल्कली एजेंट की सहायता से प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करें, तो वो अपने अमीनो एसिड घटकों में टूट जाता है। तो इसीलिए प्रोटीन जो है उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं वो अमीनो एसिड्स हैं। तो अमीनो एसिड जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो आपस में जुड़कर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं और उससे फिर प्रोटीन का अणु बनता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है, उनमें एक अमीनो एसिड की अगर हम संरचना देखें, ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, तो उसमें एक सेंट्रल कार्बन एटम है जिसको अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन पर है ये। और उसके एक साइड पर कार्बोक्सिल ग्रुप है और दूसरे साइड पर अमीनो ग्रुप है। और एक साइड पर उसके हाइड्रोजन एटम लगा है और दूसरे साइड पर ये साइड चेन कहलाती है जिसको आर से डिनोट करते हैं। ये वेरिएबल है और ये जो है कांस्टेंट पार्ट है इसका। ये जो यहाँ अमीनो ग्रुप से जो शुरू हुआ है पार्ट और कार्बोक्सिल ग्रुप तक जो गया है, तो ये जो सेंट्रल पार्ट है अमीनो एसिड का, ये इसका बैकबोन कहलाता है और ये कांस्टेंट है, ये स्थिर है। हर अमीनो एसिड में ये हिस्सा जो है ये आपको निश्चित रूप से इसी तरह का मिलेगा और ये कांस्टेंट या फिक्स्ड है। लेकिन ये जो हिस्सा है जिसको हम साइड चेन कहते हैं या आर ग्रुप कहते हैं, ये वेरिएबल है। जिस तरह का यहाँ पर आर ग्रुप होगा, अमीनो एसिड का नेचर भी वैसा होगा। तो इस वेरिएबल ग्रुप के कारण कोई अमीनो एसिड एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है। तो ये अमीनो एसिड जो हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और वेरिएबल नेचर के हो सकते हैं अपनी साइड चेन या आर ग्रुप के आधार पर। अब आइए अमीनो एसिड के बारे में बात करते हैं। हमारे शरीर में ही कम से कम 100 से ज़्यादा प्रकार के अमीनो एसिड अभी तक खोजे गए हैं, लेकिन उसमें से केवल 20 अमीनो एसिड जो हैं वो प्रोटीन के संगठन में, प्रोटीन की संरचना में, प्रोटीन के बनाने में भाग लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जितने भी जीवधारियों में अमीनो एसिड पाए जाते हैं शरीर में, उनमें से केवल 20 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनकी जानकारी जो है, इंफॉर्मेशन जो है, वो हमारे जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए के पास होती है और वहाँ से वो जानकारी पास होती है आरएनए के पास और फिर आरएनए से वो जानकारी जो है अमीनो एसिड के रूप में प्रोटीन में जाकर ट्रांसलेट होती है। आप पहले पढ़ चुके हैं, इसको सेंट्रल डॉगमा कहते हैं कि जो डीएनए के पास जीन्स के रूप में आनुवांशिक सूचना थी, उसका ट्रांसलेशन किया गया इन फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल में जो अमीनो एसिड की संख्या और क्रम होता है वो डीएनए की जेनेटिकल इंफॉर्मेशन यानी कि आनुवांशिक सूचना के आधार पर होता है। और प्रोटीन का सारा नेचर
उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, उसका फंक्शन, सब कुछ डिपेंड करता है, आधारित होता है उसमें पाए जाने वाले अमीनो एसिड की संख्या और उनके क्रम पर। तो केवल 20 तरह के अमीनो एसिड हैं जो प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं, जिन्हें प्राइमरी अमीनो एसिड या एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। और ये अमीनो एसिड जो हैं वो जब एक चेन के रूप में जुड़ते हैं तो वो चेन पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाती है और उसी से आगे चलकर प्रोटीन अणु निर्मित होते हैं। कैसे जुड़ते हैं ये, आइए देखते हैं। ये सपोज कर लीजिए एक अमीनो एसिड है, उसका ये अल्फ़ा कार्बन एटम है, ये उसका कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये उसका अमीनो ग्रुप है, ये उसकी साइड चेन है या वेरिएबल चेन है आर के जिससे हम डिनोट करते हैं। ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है। तो जब दो अमीनो एसिड एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं तो एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल एंड से एक हाइड्रोक्सिल यानी कि OH ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप एंड से एक हाइड्रोजन एटम, ये आपस में कंबाइन करके कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में वहाँ से रिलीज हो जाते हैं। और जैसे ही दो अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप एंड और अमीनो ग्रुप एंड के बीच में एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, ये दोनों सिरे आपस में जुड़ जाते हैं और वहाँ पर एक बॉन्ड बन जाता है, इसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो दो अमीनो एसिड के बीच में बनता है और उसके कारण एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप एंड और दूसरे अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप एंड आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये दो अमीनो एसिड को अगर इस तरह से जोड़ता है और आगे भी ये इसी तरह से इस अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप एंड और इसके अगले अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप एंड के बीच में बनेगा, तो ये लगातार एक के बाद एक अमीनो एसिड जुड़ते चले जाएंगे और ये एक लंबी श्रृंखला बनती जाएगी जिसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन भी कहते हैं और आगे चलकर वही प्रोटीन अणु का या प्रोटीन मॉलिक्यूल का निर्माण करेगी। ये पेप्टाइड बॉन्ड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं उनको याद रखिएगा। ये एक तरह का पार्शियल डबल बॉन्ड है, आंशिक डबल बॉन्ड है और इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.32 एंगस्ट्रॉम होती है और ये एक प्लेनर और रिजिड बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं प्रोटीन की वो इस पेप्टाइड बॉन्ड के कारण ही संभव होती हैं। तो ये प्राइमरी बॉन्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में, संरचना में यही एक बॉन्ड होता है। प्रोटीन मॉलिक्यूल का जब हम आगे स्ट्रक्चरल लेवल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे जब टर्शरी और क्वार्टरनरी लेवल पर जब पहुंचता है या सेकेंडरी लेवल के ऊपर जब उसकी संरचना पहुंचती है प्रोटीन मॉलिक्यूल की, तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा और दूसरे बॉन्ड भी बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होते हैं, वांडरवाल फोर्सेस भी होते हैं। तो वो सब प्रोटीन मॉलिक्यूल को एक कॉन्फ़िगरेशन देते हैं, एक संरचना प्रदान करते हैं, लेकिन प्राइमरी बॉन्ड जो हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ने वाले अमीनो एसिड की श्रृंखला बायोलॉजिकली इनएक्टिव होती है, ये कोई काम नहीं कर सकती है, इनर्ट होती है। लेकिन जब इसमें फोल्डिंग शुरू होती है पेप्टाइड जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो फिर वो फोल्डिंग के बाद एक ख़ास कॉन्फ़िगरेशन जब तैयार होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल का, तो वो सक्रिय प्रोटीन बनता है, एक्टिव प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड के कारण अमीनो एसिड आपस में जुड़कर एक श्रृंखला बना सकते हैं। अगर जैसे यहाँ आपको सामने दिखाई दे रहा है, एक अमीनो एसिड ये है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है और दूसरा अमीनो एसिड ये है, तो एक पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा अगर दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो इसको कहेंगे डाईपेप्टाइड। डाई मीन्स टू, तो डाईपेप्टाइड वो संरचना कहलाएगी जिसमें ये मोनोपेप्टाइड है, इसमें एक पेप्टाइड बॉन्ड है। लेकिन अगर हम इसमें एक पेप्टाइड बॉन्ड और बनाएं और एक अमीनो एसिड को और जोड़ दें तो उस तरह से दो पेप्टाइड बॉन्ड की संरचना बनेगी जिसमें 3 अमीनो एसिड आपस में जुड़े हैं, तो उसको हम डाईपेप्टाइड कहेंगे। लेकिन अगर इसमें 2 से ज़्यादा लेकिन 10 या उसके आसपास की संख्या में जो है पेप्टाइड बॉन्ड होंगे तो डेफिनेटली ऐसी संरचना जो है वो ओलिगोपेप्टाइड कहलाएगी। उसमें नॉर्मली 10 से 15 अमीनो एसिड आपस में जुड़े होते हैं और केवल कुछ पेप्टाइड बॉन्ड जो हैं वो उसमें पाए जाएंगे।
पॉलीपेप्टाइड नॉर्मली हम उस संरचना को कहते हैं जिसमें बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं और उन पेप्टाइड बॉन्ड्स के कारण, मैनी पेप्टाइड बॉन्ड्स, उनके कारण कम से कम 50 अमीनो एसिड या उससे ज़्यादा, कभी कभी ये 2000 तक या उससे ज़्यादा भी होते हैं। तो नॉर्मली एक रेंज सेट की गई है कि 50 से ज़्यादा और लगभग 2000 तक अगर अमीनो एसिड एक श्रृंखला में बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड के कारण जुड़े हुए हैं तो वो संरचना पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाएगी। तो ये एक छोटी सी परिभाषा है, याद रखिएगा। पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ने वाले हर अमीनो एसिड जो हैं वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला नहीं बनाते। अगर वो 2 पेप्टाइड बॉन्ड हैं जिनके कारण 3 अमीनो एसिड जुड़े हैं तो ये डाईपेप्टाइड है। कुछ थोड़े से पेप्टाइड बॉन्ड हैं जिनके कारण 10 से 15 अमीनो एसिड जुड़े हैं तो ये ओलिगोपेप्टाइड है। लेकिन अगर कम से कम 50 या उससे ज़्यादा अगर अमीनो एसिड आपस में जुड़े हैं कुछ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स के कारण तो, या पेप्टाइड बॉन्ड्स के कारण, तो ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहलाएगी। और ऐसी ही श्रृंखला अमीनो एसिड का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, उसकी प्राथमिक संरचना होती है। एक बात याद रखिएगा कि जो भी पॉलीपेप्टाइड चेन है उस पॉलीपेप्टाइड चेन के जो घटक अमीनो एसिड हैं उनको कहते हैं रेजिड्यू। तो रेजिड्यू जो है वो कंपोनेंट अमीनो एसिड है, कंपोनेंट अमीनो एसिड ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन। एक पॉलीपेप्टाइड चेन के जो घटक अमीनो एसिड हैं उनको रेजिड्यू कहते हैं। और ये रेजिड्यू जो हैं उनकी संख्या और उनकी जो अरेंजमेंट है, जो उनका सीक्वेंस है, ये बिल्कुल निश्चित है। हर प्रोटीन जो है उसके अंदर कितने अमीनो एसिड होंगे और उनका क्रम क्या होगा ये जेनेटिकल इंफॉर्मेशन के आधार पर निश्चित रहता है। अगर एक अमीनो एसिड का क्रम भी बदलता है, एबनॉर्मल होता है, तो वो प्रोटीन भी अपने फंक्शन में एबनॉर्मल हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस कुछ ऐसे रोग हैं मनुष्यों में जो किसी एक ख़ास प्रोटीन में केवल एक अमीनो एसिड के क्रम के बदल जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। तो हर अमीनो एसिड का क्रम और उसकी संख्या प्रोटीन में बिल्कुल निश्चित होती है। आप ये उदाहरण से समझ सकते हैं। एक बैक्टीरियल सेल में, जैसे इशरिचिया कोलाई बैक्टीरिया है या ई कोलाई जिसको हम कहते हैं, उसकी एक कोशिका में लगभग 3000 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। हमारे शरीर में, मनुष्यों के शरीर में लगभग 1 लाख प्रकार के प्रोटीन्स हैं, लेकिन हमारे प्रोटीन और बैक्टीरिया के प्रोटीन बिल्कुल अलग हैं, उनमें कोई सिमिलैरिटी नॉर्मली नहीं है। लेकिन जो हमारे प्रोटीन हैं उनमें हर प्रोटीन में अमीनो एसिड का अपना एक विशेष क्रम है, एक विशेष संख्या है, और वो क्रम और संख्या 100% किसी दूसरे प्रोटीन के जैसा नहीं है। तो हर प्रोटीन की अपनी एक विशेषता होती है और विशेषता जो है उसमें अमीनो एसिड की संख्या और उनके क्रम के आधार पर होती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि प्रोटीन की संरचना में अमीनो एसिड का कितना महत्व है, क्योंकि उनकी सारी प्रॉपर्टीज़, उनका कॉन्फ़िगरेशन, उनका स्ट्रक्चर, उनकी एक्टिविटीज़, सब कुछ डिपेंड करेगा उनके अमीनो एसिड की संख्या और क्रम पर। तो हर पॉलीपेप्टाइड चेन का घटक अमीनो एसिड जो होगा वो रेजिड्यू कहलाते हैं। और जब आप किसी पॉलीपेप्टाइड चेन को लिखते हैं तो नॉर्मली शुरुआत जो है वो जो अमीनो टर्मिनल जो उसका साइड है उस तरफ जो अमीनो एसिड होगा वहाँ से लिखना शुरू करते हैं, तो उसको अमीनो टर्मिनल रेजिड्यू कहते हैं। जैसे हम मान लें यहाँ पर 4 या 5 अमीनो एसिड हैं और उसमें ये अमीनो एसिड जो है जिसका ये अमीनो टर्मिनल फ्री है या अमीनो ग्रुप फ्री है, तो यहाँ पर जो अमीनो एसिड है हम इससे शुरुआत करेंगे और इस अमीनो एसिड के नाम से पॉलीपेप्टाइड चेन को जो है लिखना शुरू करेंगे। हर अमीनो एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो लगभग 110 यूनिट माना जाता है, 110 डाल्टन। तो ये एक एवरेज मॉलिक्यूलर वेट जो है अमीनो एसिड का मान लिया गया है। और अगर आपको अमीनो एसिड का नंबर पता है किसी भी प्रोटीन मॉलिक्यूल में तो आप बहुत आसानी से उसका मॉलिक्यूलर वेट बता सकते हैं। और अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट पता है किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल का तो आप 110 से उसको
डिवाइड करके उसमें अमीनो एसिड की संख्या बता सकते हैं। नीट एस्पिरेंट के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपसे अक्सर या तो प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड का नंबर पूछा जाता है या उस प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर अमीनो एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है या टोटल प्रोटीन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो पूछा जाता है। तो इस फिगर के थ्रू आप दोनों चीज़ें बता सकते हैं। तो कोई भी प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो अमीनो एसिड का पॉलीमर है और अमीनो एसिड उसके बिल्डिंग ब्लॉक हैं। तो केमिकल कॉम्पोजिशन के बेस पर प्रोटीन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड या बायोमॉलिक्यूल हैं जो हमारे शरीर के मुख्य घटक हैं, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और उनकी संरचना अपने आप में बहुत जटिल होती है। तो अगले पार्ट में इस वीडियो के हम प्रोटीन की संरचना स्ट्रक्चरल लेवल की बात करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की बात करेंगे। जो लोग आज पहली बार रेहांस बायोलॉजी पर आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए रेहांस बायोलॉजी को। आपका अपना चैनल है। जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, जो भी टॉपिक इस तरह के हो सकते हैं जो उनको अपने एग्ज़ाम में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आ सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और आपकी बहुत सारी डिमांड्स के बेस पर हम वीडियोस क्रिएट करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिए आपको किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उन टॉपिक्स पर भी वीडियो अपलोड करें। तो प्लीज़ देखते रहिए रेहांस बायोलॉजी और सब्सक्राइब कीजिए।